हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम जो है वो तापीय संतुलन एवं ताप के बारे में बताता है। तापीय संतुलन से आशय यह है कि मान लो अपने पास कोई 3 बॉक्स है, यदि ए बी एक दूसरे के साथ संतुलन में है तो जो C है वो भी इनके साथ संतुलन में होगा। उसी प्रकार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कार्य एवं ऊष्मा में तुल्यता प्रदर्शित करता है, किंतु ऊर्जा परिवर्तन की दिशा के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है, परंतु ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर शून्यवें या प्रथम नियम से हमें नहीं मिल सकता। जैसे गोली लक्ष्य से टकराकर उसे गर्म कर देती है, इसी प्रकार ठंडे लक्ष्य में गोली रख दी जाए और लक्ष्य को बाहर से गर्म किया जाए तो गर्मी पाकर गोली स्वयं क्यों नहीं चल सकती। इस प्रकार के सवालों का जवाब हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आज हम पढ़ेंगे, जिससे यह पता चलता है कि ऊष्मा इंजन में कार्यरत पदार्थ स्रोत उच्च ताप से ऊष्मा लेकर इसके कुछ भाग को ऊर्जा में बदलता है एवं बची हुई ऊष्मा को सिंक से बाहर करता है। इससे स्पष्ट है कि इंजन पूर्णतः ऊष्मा का परिवर्तन कार्य में नहीं कर सकता, उसे ऊष्मा का कुछ भाग सिंक को निष्कासित करना पड़ता है। कहने का आशय यह है कि जितनी ऊष्मा दी जाएगी वह कार्य में पूरी परिवर्तित नहीं होगी, कुछ ऊष्मा व्यय हो जाएगी। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के संबंध में महत्वपूर्ण कथन निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्लाउसियस का कथन, नंबर 2 केल्विन का कथन और नंबर 3 केल्विन प्लांक का कथन। हमारे सिलेबस में केल्विन प्लांक का कथन है, इसके अलावा क्लाउसियस और केल्विन का कथन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लाउसियस का कथन था, ऐसी कोई भी स्वचालित मशीन का निर्माण करना असंभव है जो किसी बाह्य स्रोत से सहायता लिए बिना कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके। जैसे कोई पिंड निम्न सतह से उच्च सतह तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस पर बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि मान लिया यदि यहाँ पे कोई वस्तु थी और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो इसके लिए हमें कोई कार्य करना पड़ेगा। तो जिससे स्पष्ट होता है कि कोई भी वस्तु निम्न सतह से उच्च सतह तक अपने आप नहीं जा सकती, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। दूसरा कथन था केल्विन का कथन। केल्विन ने कहा था, किसी वस्तु के वातावरण की न्यूनतम ताप की वस्तु के ताप से अधिक शीतलन करके कार्य की निरंतर प्राप्ति असंभव है। उदाहरण के लिए कार्नो इंजन से यदि ऊष्मा स्रोत और सिंक के ताप बराबर हैं तब इंजन का कार्य करना असंभव होगा, क्योंकि इंजन के चलने से कुछ कार्य होगा जिससे स्रोत वातावरण के ताप से अधिक शीतल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं केल्विन प्लांक के कथन की। नंबर 3 केल्विन प्लांक का कथन, एक इंजन ऊष्मा स्रोत से अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। कहने का आशय यह है, जितनी ऊष्मा दी जाएगी उतनी ही ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होगी, कुछ ऊष्मा व्यय हो जाएगी। इस कथन से स्पष्ट है कि ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत से अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा को कभी भी कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसे कुछ ऊष्मा सिंक को देना आवश्यक होगा। अतः ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए
स्रोत और सिंक दोनों का होना आवश्यक है, चूँकि संपूर्ण ऊष्मा कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं होती। इंजन की दक्षता सदैव 1 से कम होती है। 1 से कम होती है कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मान लिया जाए कार्नो इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 - T2 अपॉन में T1 है, यदि T2 बराबर 0 होगा तो ईटा बराबर 1 या 100% होगा। अर्थात जब सिंक का ताप 0 डिग्री केल्विन होगा तभी कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो सकती है, परंतु परम शून्य ताप को प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः कार्नो इंजन की दक्षता 100% होना संभव नहीं है। इसके लिए नोट्स: ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और उससे संबंधित क्लाउसियस, केल्विन का कथन और केल्विन प्लैंक का कथन ये हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।